हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं जो है इतिहास का चैप्टर यानी हिस्ट्री का चैप्टर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये एनसीईआरटी पे आधारित रहेगा, सीबीएसई के बच्चों के लिए है। इसमें जो है हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, विचारेंगे और हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आज क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। कक्षा 11th की हिस्ट्री के अंतर्गत बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है, रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था के उन विशेषताओं की व्याख्या करें जिनके कारण यह काफ़ी आधुनिकता दिखाई देती है। यानी रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था को हमने यहाँ पर इनकी विशेषताओं को बताना है जो इनको मॉडलाइज कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो रोमन साम्राज्य बहुत पुराना साम्राज्य है, बहुत पुराना ये जो है काल थी, लेकिन फिर भी इनकी टेक्निक, इनके रूल रेगुलेशन कहते आधुनिक युग को भी फेल कर रहे थे। तो इसी बात पे हमने यहाँ पर प्रकाश डालने हैं कि उनकी जो है साम्राज्य के समाज कैसे थे और इनका अर्थव्यवस्था कैसा था, किस कारण से इनको जो है काफ़ी आधुनिक बात बताई गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए समझाता हूँ आपको, कारण क्या है, आपको आंसर पता होता है बट आपको क्वेश्चन ही नहीं आपको पता नहीं होता, इसलिए क्वेश्चनों पर जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर साफ है कि रोमन साम्राज्य समाज और अर्थव्यवस्था उन विशेषताओं को व्याख्या करना है जो आधुनिक की तरह दिखते थे। तो यहाँ साफ हो गया है कि रोमन साम्राज्य की बुनियादी विशेषता कुछ इस प्रकार की थी जो वहाँ के रोमन साम्राज्य में देखने को मिला। कहते हैं एकल परिवार का व्यापक प्रचलन था, वहाँ पर एकल परिवार ही थी। संयुक्त परिवार यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिला और मिला भी नहीं। कहते हैं एकल परिवार जो है व्यापक प्रचलन था। व्यास बेटे अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे। जो व्यास हो जाते थे और पुत्र होते थे वो अपने परिवार के साथ कभी नहीं रहते थे और वे व्यास भाइयों के लिए एक साझा घर साझा करना असाधारण था। दूसरी ओर दासों को परिवार में शामिल किया गया था, यानी दास प्रथा यहाँ पर भी प्रचलित थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी इस समय के दौरान रोमन साम्राज्य में कि दास प्रथा थी और जो व्यास बेटे होते थे वो अलग रहते थे और व्यास भाइयों को आपस में जो है घर साझा करना पड़ता था, जो कि असाधारण बात थी। विवाह का विशेष रूप वह था कि जहाँ पत्नी अपने पति के अधिकारों का हस्ताक्षर नहीं करती है लेकिन अपने पिता के परिवार के संपत्ति पुण्य अधिकार बरकरार रखती थी। समझ गए आप कि पत्नी जो है अपने पति का संपत्ति का अधिकारी नहीं होता था लेकिन अपने पिता का संपूर्ण जो है संपत्ति पे पुण्य अधिकार था। तो ये उल्टा प्रोसेसिंग थी। यहाँ पर लड़कियों को अपने माता पिता की संपत्ति पे संपूर्ण अधिकार था लेकिन पति के संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं था। ये थोड़ा सा रोमन साम्राज्य में थोड़ा डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है। आगे देखिए तो कहते हैं शादी आम तौर पर जो है व्यवस्थित होती थी। शादी भी जैसे आज के समय में व्यवस्थित होती है, उस समय भी शादी जो था व्यवस्थित थी और इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाएं अक्सर अपने पतियों के प्रभुता के अधीन होती थी। जैसे आज के भी समय है कि आज भी जो देखा जाए तो पुरुषों के अधीन जो स्त्रियों को रखा गया है, जो सही नहीं रहता है। यानी शादी आमतौर पर व्यवस्थित रहती थी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिला अक्सर अपने पति के प्रभुता के अधीन रहता था। और देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण और बात थी इसमें कि तलाक अपेक्षाकृत आसान था। यानी तलाक लेना इस समय काल में बहुत ही आसान था और बहुत ही जो है सरल तरीका था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात जो आया है रोमन साम्राज्य की बुनियादी विशेषताओं के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं इसके अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आगे आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएं। देखा जाए तो समाज में बंदरगाहें, खदानों, ईंट भट्टों और जैतून के तेलों के कारखाने आदि का यहाँ पर्याप्त आर्थिक बुनियादी ढांचा था। यानी जैतून का तेल देखा जाए ऑयल एप्स बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था और कहते हैं गेहूं, शराब और जैतून का तेल व्यापार इस समय की जाती थी और बड़ी मात्रा में भोग भी किया जाता था और वे मुख्य रूप से स्पेन, गैलिक्स प्रांतों और मिस्र उत्तर से आते थे और अफ्रीका कुछ हद तक इटली थी। यानी देखा जाए अफ्रीका को हद जो इटली से भी ये चीज़ आते थी और सबसे अधिक जो यहाँ पर है जैतून के तेल का उपयोग किए जाते थे। तो देखा जाए तो यहाँ अर्थव्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर शराब, जैतून के तेल, गेहूं का व्यापार हमें देखने को मिला है और ये स्पेन, गौलिक प्रांत और मिस्र
और अफ्रीका कुछ हद तक इन्हीं इटली देशों में जो है इसका व्यापार बखूबी चलती थी। वाइन जैतून के तेल जैसे तरल पदार्थों को एम्फोरा नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था, यानी जो जैतून के तेल वाइन जो ले जाया जाता था वो एम्फोरा नामक कंटेनर में भर के ले जाया जाता था। और स्पेनिश उत्पादक अपने इतालवी कक्षाओं में जैतून के तेल को बाजार पर कब्जा करने में सफल भी रहे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्पेनिश जो है उत्पादक अपने इतालवी समकक्षाओं में जैतून के तेल को बाजार पर कब्जा करने में काफ़ी सफल रहे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है। भूमध्य अगर देखिए भूमध्य सागर के आसपास तो जल शक्ति का विविध अनुप्रयोग हुआ, यानी इस समय विद्युत शक्ति का भी अनुप्रयोग हुआ और साथ ही जल संचलित जो है मिलिंग प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई। तो इसीलिए इसको जो है आधुनिक कहा गया कि इस समय जो है हमने जल संचलित मिश्रित औद्योगिक में भी प्रगति देखी और जो है जो यहाँ पर जो है विद्युत शक्ति यानी जल शक्ति का विविध उपयोग भी हमने यहाँ पर देखा। स्पेनिश सोने और चांदी खदानों में हाइड्रोलिक खनन जो है तकनीकी का उपयोग भी हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि खदानों में हाइड्रोलिक खनन तकनीकों का जो है काफ़ी उपयोग भी इस समय जो है देखने को मिला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो इस समय और एक व्यवस्थित बातें थी कि सुव्यवस्थित वाणिज्यिक और बैंकिंग नेटवर्क का भी अस्तित्व हमें नज़र आया और धन का व्यापक उपयोग रोमन अर्थव्यवस्था के सभी संकेत देते हैं। तो देखा जाए इन कारणों से जो है ये काफ़ी आधुनिकता की तरफ यहाँ पर रोमन साम्राज्य को लेके गया। हम जो यहाँ पर चैप्टर कर रहे हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंतर्गत अगला जो हमारा क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उत्तर पुरातनता से आप क्या समझते हैं, यानी लेटर एंटिक्विटी क्या होती है। लेटर एंटिक्विटी यानी उत्तर पुरातनता से आप क्या समझते हैं और इस काल में हुए धार्मिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन की व्याख्या करें। यानी हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चनों को जो है बखूबी रखा है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो लेट एंटिक्विटी है और दूसरा है रिलीजियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो है चेंजेस। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा एग्जाम व्यू से। अगर हम देखें लेट एंटिक्विटी 1 देखें शब्द का उपयोग रोमन साम्राज्य के विकास और विघटन में अंतिम आकर्षक अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी एंटिक्विटी जो है शब्द देखा जाए तो रोमन साम्राज्य के विकास और विघटन में अंतिम आकर्षण अवधि का ये वर्णन करता है और मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी के संदर्भित करता है। और यह काल अनेक जो है सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रगति में परिपूर्ण था और इस अवधि के दौरान रोमन साम्राज्य में निम्नलिखित धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन किए गए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इस समय के दौरान बहुत से धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए। इसको हमें देखना है कि आखिर क्या धार्मिक परिवर्तन हुए और प्रशासनिक परिवर्तनों में भी क्या चेंजेस आए। चलिए देखते हैं धार्मिक परिवर्तन क्या हुए। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है धार्मिक परिवर्तन। धार्मिक परिवर्तन पे अगर हम नज़र करें तो कहते हैं 4वीं शताब्दी में साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को एकाधिकार धर्म बना दिया। यानी 4वीं शताब्दी में सम्राट जो है कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को जो है एकाधिकार धर्म बना दिया, यानी एक ही धर्म बना दिया। पूरे साम्राज्य में एक ही धर्म का जो है महत्व रह गया। इवन कि जैसे आगे बढ़ा 7वीं शताब्दी में इस्लाम का यहाँ पर उदय हो गया। इस्लाम धर्म जो है इस समय आ गई और यह धर्म भी तेज़ी से लोकप्रिय होने लग गया। तो देखा जाए तो सारे धार्मिक परिवर्तन थे। जहाँ पर ईसाई धर्म की प्रचार की गई वहीं पे 7वीं शताब्दी में इस्लाम का जो है उदय हो गया और ये धर्म जो है बहुत तेज़ी से लोगों में विकास के मार्ग पर अग्रसर होने लग गया। उसके पश्चात अगर बात करें प्रशासनिक परिवर्तन की तो कहते हैं ये परिवर्तन देखा जाए तो डायोक्लेटियन 243 से 305 के समय में हुआ और कॉन्स्टेंटाइन के समय जारी रही। और ये परिवर्तन कुछ इस प्रकार थे। इसमें 2 पार्टों में इसको जो है परिवर्तित किया गया है। एक पहला है डायोक्लेटियन के समय में परिवर्तन। तो डायोक्लेटियन के समय में क्या क्या परिवर्तन हुए, उसने उन क्षेत्रों को त्याग दिया जिनका आर्थिक और सामरिक महत्व कम था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी विचारधारा थी कि उन क्षेत्रों को उसने त्याग दिया जहाँ पर आर्थिकता जो है बहुत कम थी, वहाँ पर
बिजनेस नहीं की जा सकती थी, तो ऐसे क्षेत्र को जो है इसने नकार दिया। उसने साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत किया। देखिए कोई भी सरकार हो, कहते हैं सीमाओं का मजबूत करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने मेसोपोटामिया में भी पिछले चैप्टर में भी बात को उजागर किया कि वहाँ पर भी सीमाओं को जो है काफ़ी मजबूती किया गया। और उसने प्रांतीय सीमाओं का पुण्य गठन किया, यानी जो प्रांतीय सीमाएं थी उनका दोबारा से जो है पुण्य गठन किया गया, दोबारा से निर्माण करवाया गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। उसने नागरिकों को सैन्य कार्य में अलग कर दिया और सैन्य कमांडरों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि नागरिकों को सैन्य कार्य से अलग कर दिया और सैन्य कमांडर को और भी अधिक जो है शक्ति प्रदान की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर डायोक्लेटियंस के जो है परिवर्तन देखने को हमें मिला। उसके पश्चात आता है कंस्टेंटाइन्स के समय में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो कंस्टेंटाइन्स जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था और उसने जो है कंस्टेंटिनोपल बनाया और उसने दूसरी राजधानी भी बनाया, यानी इसके समय में दूसरी राजधानी बनाई गई और यह 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। जो राजधानी नया बनाया गया वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा था। इसका मतलब था कि यहाँ पर दुश्मनों का जो है बाढ़ खाली जाता। ये नई राजधानी के नए सीमेंट की आवश्यकता थी, इसलिए 14वीं शताब्दी में शासक वर्ग का तेजी से विस्तार भी हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें हमने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात पे विचार किया। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रोमन साम्राज्य में 3री शताब्दी का संकट काल क्यों कहा जाता है। आप क्वेश्चन समझ रहे हो कि रोमन साम्राज्य में 3री शताब्दी जो आई वो संकटों का समय था। देखिए संकटों का समय तब होता है जब यहाँ के अर्थव्यवस्था बिगड़ते हैं या शासक जो होता है कुछ मनमानी कार्य करने लग जाते हैं। तो रोमन साम्राज्य में जो 3री शताब्दी थी वो संकटों का समय काल था। कई कारण हो सकते हैं, क्या पता दूसरे राज्य से आक्रमण करने कुछ आ गए हों, क्या पता अपनी घरेलू समस्या से जूझने लग गए हों। तो बहुत से यहाँ अवधारणाएं प्रस्तुत होती है, लेकिन जनरली सी बात आप तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि रोमन साम्राज्य में 3री शताब्दी का संकट क्या था। तो अगर हम पहले पॉइंट पर नजर डालें तो ये साफ करता है कि पहली और दूसरी शताब्दी शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की ओर थी। यानी पहली दूसरी शताब्दी जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इसमें शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार हुआ। लेकिन जैसे वो 3री शताब्दी के आंतरिक तनाव के पहले प्रमुख संकेत लेकर आई, जैसे 3री शताब्दी में प्रवेश हुआ बहुत से तनाव की जो है संकेत मुख्य रूप से देखने को मिला। कहते हैं 230 के दशक से साम्राज्य ने खुद को एक अस्थायी कई मोर्चों पर लड़ते हुए पाया। यानी देखा जाए 230 के दशक में साम्राज्य जो था कई जगहों पर जो है संघर्ष करता हुआ नजर आया। तो कहते हैं दूसरी शताब्दी के ही स्टार्टिंग से, यानी 3री शताब्दी के स्टार्टिंग से ही जो नए नए संघर्ष जो है साम्राज्यों के समक्ष आने लगा। और 225 में ईरान में एक नया और अधिक आक्रामक राजवंश उभरा और केवल 15 वर्षों के भीतर फरात की दिशा में तेजी से विस्तार कर रहा था। अब देखिए ईरान में जो है 225 में सबसे अधिक आक्रामक राजवंश की उदय हुआ और इसका समय काल 15 वर्ष में ही अपने आप को इसने विस्तार के चरम सीमा पर पहुंचा लिया। देखा जाए तो 3 भाषाओं में कटे गए ये प्रसिद्ध शिलालेखों में ईरानी शासक शाहपूर प्रथम ने दावा किया कि उसने 60,000 की रोमन सेना को नष्ट कर दिया। देखिए 60,000 रोमन सेनाओं को नष्ट करना आम बात नहीं था, लेकिन ये बात शाहपूर प्रथम ने ये दावा किया और यहाँ तक कि एंटीओक के पूर्वी राजधानी पर भी कब्जा कर लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है 3री शताब्दी था, जो कि संकटों का काल के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं अगर देखा था जर्मनिक जनजातियों या बल्कि आदिवासी गठबंधन राइन और डैन्यूब सीमाओं के खिलाफ लड़ने लग गए थे, क्योंकि देखा जाए तो ये संघर्ष का काल था और कई जनजाति आदिवासी जो थे अपने गठबंधन राइनस और डैन्यूब जो है सीमाओं के लिए लड़ने लग गए। और 233 से लेकर 280 की अवधि में काला सागर से जो है अलापस और दक्षिण जर्मनी तक फैले प्रांतों पर बार बार आक्रमण हुए और इन आक्रमणों के कारण जो है संकट का काल कहलाने लग गया ये,
क्योंकि चारों तरफ जो है ये समय संकटों से घिरा हुआ था। रोमनों को देखा जाए तो डेन्यूब में पहाड़ का अधिकांश क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस काल के सम्राट लगातार बर्बर लोगों के विरुद्ध मैदान में थे। तो जनरल सी बात है, इस समय बर्बर लोगों की कमी नहीं थी और चारों तरफ जो है संघर्ष का जो है काफ़ी जो है संघर्ष देखने को मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी शताब्दी में सम्राटों के तेजी से उत्तराधिकारी इन अवधि में साम्राज्यों द्वारा समान किए गए तनाव का एक स्पष्ट लक्षण दिखा। यानी तीसरी शताब्दी में एक और बात देखने को मिली कि उत्तराधिकारी आपस में ही लड़ने लग गए और ये सबसे बड़ा संघर्ष था। कहते अपने ही जो है दुश्मन बन गए। तो ये देखा जाए तो काफ़ी संकट का समय काल था, क्योंकि यहाँ पर बाहरी आक्रमण तो थे ही थे, प्लस घरेलू आक्रमण भी थे, प्लस जनजाति और आदिवासी में भी सीमाओं के लिए जो है लड़ना पड़ा और इवन की राजाओं ने चारों तरफ से घिर भी गए थे समुद्र के किनारे। तो ये समय काल जो तीसरी शताब्दी थी, एक क्राइसिस की काल कहा जा सकती है, संकट का काल कहा जा सकता है। हम यह कर रहे हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ का निर्माण जो होता है कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी समय काल में करता है। हम यहाँ पर रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रोमन एम्पायर तो है, लेकिन रोमन एम्पायर की स्थापना किसने की, रोमन एम्पायर जो है कैसे जो है फला फूला और कैसे इसका विकास हुआ, ये बहुत से प्रश्न हैं। लेकिन जनरल सी बात जो है, ये क्वेश्चन आपका सभी आंसरों का जो है बखूबी आंसर दे देगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही यही है कि आप अगस्टस के बारे में क्या जानते हैं, कौन अगस्टस है और अगस्टस था कौन, और इसका इस क्वेश्चन में क्यों त्रिपाण स्टडी सेंटर ने सिलेक्ट किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात है। अगर क्वेश्चन में कुछ खास है तभी यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने उसको सिलेक्ट किया है कि अगस्टस कौन था, अगस्टस के बारे में आप क्या जानते हो। तो जर्नल सी बात है, अगर हम आंसर की तरफ अपना रुख करें तो अगस्टस रोमन साम्राज्य का स्थापक है। अगस्टस कौन है, रोमन साम्राज्य का स्थापक है, यानी वो पहला व्यक्ति है जिसने रोमन साम्राज्य का स्थापना किया। उसका पहला सम्राट था वो, जिसने 27 ईसा पूर्व से लेके 14 ईस्वी पूर्व में अपनी मृत्यु तक शासन किया। काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल है जब तक इसने यहाँ पर राज्य किया, और ये पहला व्यक्ति था जिसने रोमन साम्राज्य का स्थापना किया। उनका जन्म जो था गयूस एक्टोवियस के रूप में प्लेवियंस एक्टोवियस परिवार की एक पुरानी और धनी अश्वारोही शाखा में हुआ। यानी इनका जन्म जो है गयूस एक्टोवियस के रूप में जो है प्लेवियंस एक्टोवियस परिवार की एक पुरानी और धनी शाखाओं में हुआ, और 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या के बाद उनके मामा गयूस जूलियस सीजर ने उन्हें जो है मरणोपरांत गोद ले लिया। यानी इनका जो है मामा ने इनको गोद लिया मरणोपरांत तक, यानी जब तक वो जिंदा रहे तब तक ये जो उनके पुत्र के रूप में संहित रहे। मार्क एंटिना और मार्कस जो लेपिडस के साथ मिलकर उन्होंने सीजर के हत्यारों को हराने के लिए दूसरी तिकड़ी का गठन किया। यानी देखा जाए तो यहाँ अगस्टस रुके नहीं, अगस्टस ने उनके जो मामा के हत्यारे थे सीजर के हत्यारों को हराने के लिए उसने दूसरी तिकड़ी का गठन किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण शासन की तरफ यहाँ इशारा करता है। लिबियो में अपनी जीत के बाद जो है त्रियवेरेट ने रोमन साम्राज्य को उनके बीच विभाजित कर दिया और सैन्य तनाशाह के रूप में शासन किया। तो फिलिपी में अपनी जीत के बाद जो है त्रियवेरेट को रोमन साम्राज्य को उनके बीच विभाजित करके जो है तनाशाह के रूप में शासित किया, और लेपिडस और निर्वासन में रखा गया, उसका पद छीन लिया गया। और 31 ईसा पूर्व में जो अगस्टस द्वारा एक्टियमस की लड़ाई में अपनी हार के बाद एंटनी ने आत्महत्या कर ली। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। 31 ईसा पूर्व में जो है अगस्टस द्वारा एक्टियम्स की लड़ाई में अपनी हार के बाद एंटनी ने आत्महत्या कर ली, और द्वितीय त्रिमूर्ति के निधन के बाद अगस्टस ने स्वतंत्र गणराज्य की बाहरी पहलू को बहाल किया, जिसमें सरकारी शक्ति रोमन सीनेट, कार्यकारी जो है मजिस्ट्रेट और विधानसभाओं में निहित थी। अब देखिए उस समय जो है विधानसभाओं की जो है शाखाओं में परिवर्तन किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी।
हालांकि वास्तव में उन्होंने एक सैन्य तनाशाह के रूप में गणराज्य पर अपनी निरंकुशता शक्ति बरकरार रखी। यानी देखा जाए तो यहाँ तनाशाह निरंकुश शक्ति के रूप में अपनी शक्ति को इन्होंने जो है अगस्टस ने कायम रखा। कानून के अनुसार अगस्टस के पास सीनेट द्वारा जीवन भर के लिए दी गई शक्तियों का एक संग्रह था, जिसमें सुरक्षा, सैन्य, कमान और डिवीजन्स और सेंसर शामिल थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। अगस्टस को यह जो है ढांचा विकसित करने में कई साल लग गए, यानी अगस्टस के इन प्रयासों में काफ़ी समय लगा, क्योंकि रोमन साम्राज्य को गठन करना आम बात नहीं था, जिसके तहत उसके शासन के तहत औपचारिक रूप से जो है गणतंत्रात्मक राज्य का नेतृत्व भी किया जा सके। उन्होंने राजशाही उपाधियों को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय खुद को जो है प्रिंसेप्स सिविलियस यानी प्रथम नागरिक कहलाने में उनको काफ़ी दिलचस्पी रहा। यानी उन्होंने अपने आप को जो है राजशाही उपाधि को त्याग करके प्रथम नागरिक के रूप में अपने आप को प्रचलित किया। परिणामी संवैधानिक ढांचों को रोमन साम्राज्य के पहले चरण जो है प्रिंसिपेट के रूप में जाना जाने लग गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी भी है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है अगस्टस कौन थे और अगस्टस कितनी महत्वपूर्ण यहाँ पर रोमन साम्राज्य के जो है डेवलपमेंट में योगदान दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी रूप में, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और नोट करने की ज़रूरत है। हम जो यहाँ पर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है हिस्ट्री का 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, प्राचीन यूनानी और रोम के सामाजिक स्थिति को तुलना करना है कि यूनानी में और रोम में क्या अंतर है। देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी अंतर समाज में हमें देखने को नहीं मिला। दोनों में सेम कंडीशन है। जैसे हम यूनानी समाज की 3 वर्गों में विभाजित देख रहे हैं, उसमें कुलीन या उच्च वर्ग सम्मिलित है, डोमो या मुक्त लोग होते हैं, या गुलाम। तो ये 3 जो है समाज में विभाजित हैं, उच्च वर्ग, मिडल वर्ग और स्लैब। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यूनानी विभाजित थे। अब रोम में देखते हैं ये कितने भागों में विभाजित है। यहाँ पर देखिए तो रोमन साम्राज्य भी जो है 3 भागों में विभाजित था। पहला जो था प्रेटिशियन या अमीर वर्ग के थे, ठीक है। दूसरा जो था प्लेबियंस या आम लोग थे, और गुलाम इसमें भी सम्मिलित था। यानी देखा जाए तो हमने ग्रीक और रोमन दोनों में ही गुलाम जो है देखे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो दोनों ही अवस्थाओं में गुलाम का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस समय काल में जो है गुलामों की क्या दशा थी, क्योंकि दोनों में हमें जो है कॉमन के रूप में गुलाम देखने को मिला। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा करें और जानें इनके हर एक पहलू को। दोनों देशों में उच्च वर्ग में अमीर और जमींदार अभिजात वर्ग शामिल थे, जो बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। जैसे कि हमने हर एक समय काल में, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता हो, सभी में हमने जाना है कि वहाँ पर उच्च वर्ग के लोग जो अमीर वर्ग में आते थे, जमींदार होते थे, वो कहते विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। यानी उनको जीवन में कोई तरह की तकलीफ़ें नहीं होती थी, हर तरह से जो है परिपूर्ण थे। दूसरे वर्ग में व्यापारी आते थे, शिल्पकार आते थे, योद्धा, कृष्ण शामिल थे। यानी दूसरे वर्ग में जो है व्यापारी, शिल्पकार, योद्धा और कुशक शामिल थे। और इन लोगों को सभी नागरिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अधिकांश करों का बोझ भी इन्हीं उठाना पड़ता था। इसी उद्देश्य से वह उच्च वर्ग के विरोधी थे, क्योंकि उच्च वर्ग हमेशा विलासितापूर्ण जीवन जीते थे और सारे के सारे जो है आम गरीबों से वसूला करते थे टैक्स के रूप में। जैसे आज हम जहाँ 21वीं शताब्दी में है, आज भी ऐसा ही है। आज देखा जाए तो सबसे अधिक पीसा जा रहा है गरीब उस समय भी पीसी जा रही थी, आज भी गरीबों का वही दशा है। गरीबों पर देखते ही हो सरकार आए दिन नए नए टैक्स का इंक्लूड किया जा रहा होता है, और आम गरीबों के रोटी, कपड़ा, मकान जो प्राथमिक आवश्यकता है 100 किलोमीटर दूर रह जाता है। और आज के समय भी वही दशा है कि अमीर लोग जो है, बड़े बड़े साहूकार हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग जो है लग्जरी जीवन जी रहे हैं, विलासितापूर्ण जीवन को जो है निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन आम गरीब बंदे जो है 2 वक्त की रोटी लेने में ही उनका जीवन निकल जाता है। तो ये पहले भी थी, आज भी वही सिस्टम है। ना तो सरकार बदली,
ना जो है राजा का रूल रेगुलेशन बदला। कहते हैं बदल तो इंसान रहे हैं, कहते हैं सारी प्रथाएं वही है, सिर्फ समय काल बदलता जा रहा है। पहले भी गरीब को जो है बड़े बड़े लोग प्रताड़ना करते थे, आज मॉडल दुनिया में भी वही सिस्टम देखने को मिलता है। और उस समय भी टैक्स जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है मध्य वर्ग के लोगों में लगाए जाते थे, और आज के समय में भी आम गरीब बंदों के लिए टैक्स जो है भरपार करना पड़ता है। और ये सब क्यों होता है? लोगों की या सरकारों की जो है अपनी जो है मंशा पूरा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपनी निजी लाभ के लिए सब होता है। तो इसी कारण जो है उच्च वर्ग के विरोधी थे ये, जो दूसरे वर्ग के व्यापारी और शिल्पकार, योद्धा और कृषक शामिल थे, वो सारे के सारे उच्च वर्ग के खिलाफ थे। तीसरे वर्ग यानी गुलाम की हालत दोनों देशों में बहुत ही खराब थी। कहते हैं गुलाम की दशा तो एक जानवर जैसी थी, कहते हैं उन्हें बाज़ारों में खरीदा और बेचा जाता था। ये हालत थी गुलामों की। गुलामों का ना तो कोई कद्र होता था, ना कोई सम्मान, ना कोई इज्जत होती थी, और उनको तो कहते हैं जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था। जानवरों की तरह खरीदना और बेचना उस समय काल में दोनों ही देशों में आम हो गई थी। कहते हैं प्राचीन ग्रीक और रोम में बड़ी संख्या में लोग गुलाम थे, यानी एक दो नहीं थे, कहते हैं बड़ी संख्या में लोग जो थे गुलाम थे, जिनको खरीदा और बेचा जा रहा था। युद्धबंदियों और जो लोग अपना कर्ज नहीं चुका सकते थे उन्हें दास बनाकर रख लिया जाता था। जैसे आज के समय भी आपको देखने को मिलता है कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां होती है, वो क्या करते हैं, आपको एनओसी के नाम पे आपको वही दास्तां को जो है दोबारा से जो है स्वीकार करवाने के लिए मजबूर करती हैं, और वो आज कानून का सहारा लेती हैं, आज वो जो है अदालत का सहारा लेती हैं। तो बात तो सब वहीं पे है, सब कुछ अभी वहीं पे है, क्योंकि पहले जो थे बड़े बड़े लोग जो गुलाम बनाते थे, जर्नल सी बात, उनको कर्जों में जो है डुबा देते थे। जैसे आज देखिए फाइनेंस कंपनियां जो है आपको फाइनेंस करती है, जब आप कर्जे नहीं चुका पाते हो तो आपको एनओसी के नाम पे धमकी देते हैं, आपको अदालत ले जाने की बात करते हैं, और आपके जो है सामान जो आपने खरीदा होता है उसको भी ले जाते हैं उठा के, इवन कि वो किस्त भी भरवाते हैं। तो ये सिस्टम कहते हैं बदला नहीं है, कहीं ना कहीं कहते हैं रूप बदल गया है, लेकिन सबका वही उद्देश्य है, आम गरीबों को पीसना, और इसमें गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं और हमारी ये दशा अभी भी है। किस लिए? सरकार क्यों नहीं पारदर्शिता इनमें बरतती है? क्यों नहीं ऐसे फाइनेंस कंपनियों पर ब्रेक लगाती है कि जो लोगों को इस तरह से ठग रहे हैं? और ये एक नागरिक की दशा नहीं है, यहाँ पर कई नागरिकों के से मैंने ये बात सुना है, जाना है, और बहुत अफसोस होता है कि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। दोस्तों ये बहुत विडंबना है, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को थोड़ा सा उच्च रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जनरल सी बात है, आज हर कोई व्यक्ति जो है कोई ना कोई चीज़ जो है फाइनेंस के अंतर्गत लेता है। और मान लीजिए अगर आप बीमार पड़ते हो, कुछ भी होते हो, तो ये कंपनियां आपके सामान भी ले जाते हैं, ठीक है, और आपने जो 1 साल 2 साल जो किस्त चुकाया होगा वो भी आपका जो है बर्बाद हो जाता है। और ऊपर से बाद में आपको ये मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि आपके सामान जो हमने लिया था, ठीक है, जो हम यहाँ से उठा के आपको ज़बरदस्ती लेके गए थे, उससे हमें नुकसान हो गया, और आपको अगर एनओसी चाहिए तो आप क्या कीजिए, मुझे पूरे जो है सारे पैसा दोबारा से चुकाइए, चाहे आपके पास गाड़ी हो, चाहे सामान हो, चाहे न हो। ये कैसी नीति है? ये कैसे सरकार का जो है दो रवैया है? गरीबों को पीसने के लिए नया रूल बनाया है क्या एनओसी के नाम पे? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या है? अरे भाई, जब सामान आप ले गए, सब कुछ ले गए, तो इसमें तो कहानी ही खत्म हो गया। नुकसान तो लेने वाले का हुआ कि जिस बेचारे ने 2 साल तक आपको किस्त भी चुकाया, डाउन पेमेंट भी दिया, ऊपर से आपने कुछ पैसे रह गए इसलिए आप उठा के ले गए और कहते हो आपको नुकसान हुआ। वही बात यहाँ पर जो है गुलामों के साथ की जाती थी कि इनको जो है बुद्धिवादियों और जो लोग अपना कर्ज नहीं चुका सकते थे, देखिए कर्ज नहीं चुकाते थे, वही दशा के मैंने वर्णन किया, क्योंकि वो लोग भी कर्ज नहीं चुकाते थे तो उन्हें दास बना के रख लिया जाता था। और आज के समय ये जो है अदालत की धमकी देते हैं, केस करने की धमकी देते हैं। अब सोचिए, आज अदालत आम गरीब बंदों के लिए कि बड़े बड़े लोगों के लिए है कि फाइनेंस कंपनियों के लिए सब है? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आज हमारे देश में जो भी प्रावधान किया गया है सब अमीरों के गुलाम है, कोई भी आम नागरिकों, आम गरीबों का कुछ भी नहीं है।
आम गरीब तो सिर्फ सरकार को टैक्स चुकाएगी और सरकार के दुखों से दर्द झेलेगी, क्योंकि सारा कुछ तो सरकार बड़े बड़े लोगों के लिए करती है, आम लोगों के लिए कहाँ कुछ करती है। अरे भाई, आप सोचते होंगे कि हमेशा आपको जो पेंशन 2,000 दे देते हैं, आपको जो 5 किलो गेहूँ चावल दे देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये इसमें आपका जीवन चल जाएगा? या आपको बिजली फ्री कर देंगे? क्या बिजली खाओगे आप? हैं? क्या पानी पी के ज़िंदगी जी लोगे? दोस्तों, ये सारी बातें जो है इनकी राजनीतिक इर्द गिर्द के ही तरफ घूमती है, और ये लोग आपको सिर्फ एक गुलाम समझते हैं। ये गुलाम समझ के ही आपको यहाँ ट्रीट करते हैं, आपको एक नागरिक नहीं समझते हैं। और आप लोग भी क्या करते हो, जब इलेक्शन होता है तो आंख बंद कर लेते हो और फटाक से चले जाते हो, और जिन्होंने जो है लालच की पिटारा भर रखा होता है उस पर जाके हाथ में उंगली दबा देते हो। तो आप भी कहाँ फिर सही रूल रेगुलेशन को पालन कर रहे हो? ऐसे जो लालच देता है सरकार, उसको डायरेक्ट जो है यहाँ से निकाल फेंकिए, तभी जाके समझिएगा कि आप सच्चे नागरिक हो, तब जाके डेमोक्रेसी का सही उपयोग होगा, लोकतंत्र का सही उपयोग तभी हो पाएगा। नहीं तो आपको ये लोग जो है दास बनाकर हमेशा आपसे जो है आप पे ही शासन करेंगे, और ये कोई नहीं कहेगा कि हमारे लिए सरकार है, आपके लिए। इनका नाम सिर्फ होता है जनता के लिए, लेकिन काम होता है अपने जेब भरने के लिए। और यही हालत हमें जो है यहाँ पर 3 महाद्वीप फैला हुआ साम्राज्य में भी देखने को मिला, और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था, और वे सभी सामाजिक राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे, यानी हर तरह से जो है उनको शोषण किया जाता था। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना थी। कहते रोम में भी था, और आपका जो है ग्रीक में भी यही अवस्था देखने को हमें मिला। दासों से सभी प्रकार के कार्य लिए जाते थे, यानी हर प्रकार के कार्य जो है दासों से ही करवाते थे। वो कृषि, खनन, सड़क निर्माण, कार्यशालाओं और जहाज़ों पर कार्यरत होते थे। सारे के सारे गुलाम जो थे कृषि करते थे, खनन करते थे, सड़क निर्माण में कार्य करते थे, कार्यशालाओं में और जहाज़ों पर काम करते थे। यानी आज देखिए आम लोग यही जगहों पर काम करते हैं, तो आम लोग भी दासों की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दास प्रथा ने ग्रीक और रोमन दोनों साम्राज्य पर बुरा प्रभाव डाला, और दोनों के लगातार शोषण के कारण वे अक्सर विद्रोह पर जो है उतारू हो जाते थे। जैसे आज भी देखते ही रहते हो, आज भी कोई ना कोई विद्रोह होता ही रहता है। ठीक है, उन्हें दबाने के लिए राज्यों को लगातार अपनी सेनाओं को मजबूत करना पड़ता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रीक और रोमन साम्राज्य में जो था सोसाइटी को जो डिवाइड की गई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण था। हम जो यहाँ पर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 27 ईसा पूर्व तक अगस्तस का शासनकाल कैसा था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 27 ईसा पूर्व तक अगस्तक ने कैसे जो है शासन किया और कैसा शासनकाल था। तो देखा जाए तो मैं आपको बता दूं साफ शब्दों में कि अगस्तस जो था काफ़ी महत्वपूर्ण जो था राजा था, क्योंकि देखा जाए तो रोमन साम्राज्य का स्थापक के रूप में भी जो अगस्तस ही था। यानी अगस्तस ने जो है रोमन साम्राज्य का जो है स्थापना किया, और कहा जाता है कि अगस्तस के शासनकाल में सापेक्ष शांति के युग की शुरुआत हुई। यानी इसी समय काल से जो है शांतिमय युग थी, जहाँ पर हर चीज़ जो है सुख सुविधाओं से भरी हुई थी। इसे पैक्स रोमाना यानी रोमन शांति के नाम से भी जाना जाता है। यानी पैक्स रोमाना यानी शांति का जो है रोमन के नाम से जाना जाता है, और ये अगस्तक के शासनकाल में था। साम्राज्य की सीमाओं पर निरंतर युद्धों या शाही विस्तार शाही उत्तराधिकारी पर 1 साल तक चले गृह युद्ध के बावजूद रोमन दुनिया 2 शताब्दियों में अधिक समय तक बड़े पैमानों पर संघर्ष से मुक्त थी। यानी देखा जाए तो 2 शताब्दियों तक ये जो था कोई भी बड़े पैमानों पर संघर्ष से मुक्त था। बेशक उत्तराधिकारी के लिए घरों में लड़ाई हुई, लेकिन इसका बाहरी चीज़ों पर कोई असर देखने को नहीं मिला। अगस्तस ने नाटकीय रूप से साम्राज्य का विस्तार किया। यानी देखा जाए तो अगस्तस के समय साम्राज्य का काफ़ी विकास हुआ, और मिस डेल्मेटिया और पेनोनिया नेरिकम और डेटिया पर कब्जा भी कर लिया, और अफ्रीका और जर्मनी में जो है संपत्ति का विस्तार किया, और हिम्पानिया की विजय भी पूरी की। तो ये देखा जाए तो अगस्तस का सबसे बड़ी सफलता थी इन साम्राज्य के विस्तार के अंतर्गत। सीमाओं से परे उन्होंने ग्राहक राज्यों में एक बफर क्षेत्र के साथ साम्राज्य की सुरक्षा भी किया, और कूटनीति के माध्यम से पार्थियन साम्राज्य के साथ शांति भी स्थापना किया। उन्हें कराधान के रोमन प्रणाली में सुधार किया। यानी देखा जाए तो अगस्तस ने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर सुरक्षा के ऊपर जोर दिया, और एक अधिकारी कुरील प्रणाली के साथ सड़कों नेटवर्क विकसित भी किया गया इस समय, और एक स्थायी सेना
और प्रेटोरियंस गार्ड की स्थापना भी की गई। कहते रोमन के लिए अधिकारी पुलिस और अग्निशमन सेवाएं भी बनाई गई, जो कि उस समय का सबसे बेहतरीन रूल रेगुलेशन थी। और अपने शासनकाल के दौरान शहर के अधिकांश हिस्सों का पुनर्निर्माण भी करवाया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये बात काफ़ी ज़रूरी भी था कि अगस्टस ने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों की तरफ ध्यान दिया, जहाँ पुलिस अधिकारी, अग्निशमन सेवाएं, ये सारी चीज़ जो है आधुनिकता की तरफ इशारा करता है। अगस्टस की मृत्यु जो है 14 ईसा पूर्व में जो है 75 वर्ष की आयु में हुई। कहते हैं उसकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई और उसके तुरंत पुत्र यानी पूर्व दामाद जो था, जो टिबरेशियस को साम्राज्य के रूप में उत्तराधिकारी बनाया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर उसके जो है शांतिपूर्ण विस्तार के लिए। और इसके साथ दोस्तों हमारा जो है टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके उस वीडियो को शेयर कीजिए।